हेलो दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट हैं अंकुश बरजात्ता जी, जो हैं divasaari.com के ऑनर। आइए करते हैं उनसे बात। अंकुश जी, हमारे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बताइए सर अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं हम्म। और क्या क्या स्टार्टअप हैं आपके? ठीक है, तो सीधा पहले दर्शकों से बात करता हूँ। मेरा नाम अंकुश बजाता है और मैं फाउंडर हूँ दीवा.com का। दीवा इस समय भारत की मास को साड़ीज डिलीवर कर रहा है, जो रेंजेस 2000 से 3000 जो है वो मार्केट में चलती हैं। और इसमें हम इस समय प्राउडली बोल सकते हैं हम भारत में नंबर वन है। और हम 40 से ज़्यादा कैटेगरी जो है कस्टमर्स को देते हैं। और सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को साड़ी पहुंचाने का काम जो दीवा कर रहा है, हमें भारत सरकार के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। और इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट जो दीवा के साथ जुड़ी हुई हैं। काम करते हुए हमें लगभग 3 साल हो चुके हैं और भारत के करीब 29,000 से ज़्यादा पिन कोड्स में हम डिलीवर करते हैं। और मैं बंगाणा ऊना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल एक छोटा सा गांव है ये, लेकिन छोटे से गांव से हमने ये कंपनी खड़ी करी है और यहीं पे हमारा हेड ऑफिस है। सो बहुत प्राउडली हम हिमाचल से ये स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो दीवा साड़ी जो है, ये हिमाचल के हर कोने तक आपका बिजनेस फैला हुआ है? मैम, भारत के हर कोने तक फैला हुआ है। ओके, भारत जी। के हर कोने तक फैला हुआ भारत है। में 27,000 से ज़्यादा पिन कोड्स में जनरली सब डिलीवर करते हैं। और हम 29,000 से ज़्यादा पिन कोड्स में डिलीवर करते हैं, मतलब गाँव गाँव तक भी हमारी साड़ी जाती है। ओके। जी। तो जैसे आपका बिजनेस है, ये हम्म। आपको पता चलता होगा कि ये इस स्टेट से इतना आ रहा है, जी। इतना आ रहा है। जी। तो हिमाचल से कितना बिजनेस आप करते हैं? साड़ीज का बिजनेस हिमाचल में उतना नहीं है, बिकॉज हिमाचल और पंजाब हो गया या हरियाणा हो गया, यहाँ पर साड़ीज का कल्चर उतना नहीं है। यहाँ हम्म। पे साड़ी ओकेजनली पहनी जाती है। हम्म। लेकिन मेजर बिजनेस अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया से मेजर बिजनेस आता है, नॉर्थ ईस्ट से हम्म। बहुत बिजनेस आता है, हम्म। कोलकाता से बहुत बिजनेस आता है ना। हम्म। महाराष्ट्र में भी लोग बहुत ज्यादा साड़ी कल्चर को हम्म। जो है वो इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, साड़ी बहुत ज्यादा चल रही है। हम्म। लेकिन हिमाचल में क्या है कि हिमाचल में सलवार सूट का जो है हम्म। वो कंटिन्यू डेली वेयर पे सलवार सूट पहना जाता है, इसलिए हिमाचल में उतना नहीं है। हम्म। लेकिन बिकॉज हम आउट ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी आउट ऑफ हिमाचल हम ज्यादा सेल्स करते हैं, साउथ इंडिया में ज्यादा सेल्स हम करते हैं। ओके। जी। तो साड़ी की हर किस्म आपके स्टोर पे मिलती है जी, या? हर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी इंडिया में बनती है, कांजीवरम साड़ी, जॉर्जेट साड़ी, सारी किस्म मिलते हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी तरह की साड़ी इंडिया में बनती है वो ओके। आपको दीवा.com पे मिलेगी। अंकुश जी, मैंने सुना आप काफी छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योर बन गए हो। जी। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी ये? जर्नी देखिए ऐसा स्टार्ट हुई थी कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था चेन्नई में। और हम्म। थिएटर बैकग्राउंड, मतलब थिएटर करते थे, मूवीज वगैरह का शौक था मेरे को। हम्म। और मैं मूवीज में ही परस्यू करने वाला था। ओके। और मैंने लाल सिंह चड्ढा साइन भी करी थी, आमिर खान जी की मूवी। ओके। तो कोविड की वजह से क्या हुआ, उनको शूट कैंसिल हो गया था। हम्म। जब शूट कैंसिल हुआ और कोविड आया तो मेरे को लगा कि ना इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसा था नहीं कोई मेरे लिए बैठा हुआ बॉम्बे में कि हम्म। अंकुश सर आएंगे ना और हम उनको मूवी साइन करेंगे। हाँ। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने कहा कि जॉब कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, बाद में कर लेंगे कभी। हम्म। सो फिर मैंने जॉब करी, जॉब ढूंढी। और हम्म। मेरे को पहला पैकेज लगा था 10 लाख का, हम्म। दूसरी लगा था 15 लाख का, और फाइनल पैकेज लगा था 27 लाख रुपए का। हम्म। और हैदराबाद में मेरी जॉब थी, 27 लाख का मेरा पैकेज था। हम्म। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और जॉब करते करते एक साड़ी मैन्युफैक्चरर से मैं मिला। हम्म। क्योंकि वो क्लाइंट्स थे वहाँ पर मेरे, ना सारे टॉप लेवल क्लाइंट्स थे। तो हम्म। उनसे जब मिला तो वहाँ पे ना एक बिल बन रहा था साड़ीज का। अब ये ट्रू स्टोरी है। वहाँ पे साड़ी का बिल बन रहा था, वहाँ पे 300 रुपए की साड़ियाँ थी। ठीक है, हम्म। एक साड़ी 300 रुपए की। हम्म। मैंने कहा 300 की साड़ी कौन पहनता है? हम्म। और वो कहता है कि 300 की साड़ी सब पहनेंगे जब ये मार्केट में 1500 रुपए की मिलेगी। ओके। मैं शॉक्ड, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो देन उसने मेरे को समझाया कि ये साड़ी मेरे से जाएगी होलसेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगी होलसेलर के पास, फिर जाएगी रिटेलर के पास, फिर फाइनली कस्टमर तक पहुंचेगी। हम्म। तो ये 300 की साड़ी है, 300 500 की डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ेगी, 600 700 की होलसेलर को पड़ेगी, हम्म। 900 1000 रुपए की रिटेलर को, और कस्टमर को 1500 रुपए की। हम्म। फिर मेरे को माइंड में ट्रिगर कर गई बात कि यार 300 की साड़ी 1500 की तो नहीं बिकनी चाहिए, है ना। हम्म। 300 की साड़ी 600 की बिकनी चाहिए, 700 की बिकनी हम्म। चाहिए। मैंने क्या करें ऐसा कि हम ये बेच पाए। हम्म। तो मैंने अपने पापा को फोन लगाया। अब हम्म। देखिए, बिजनेस मेरे ब्लड में है, ठीक है, खून हम्म। में मेरे में बिजनेस है। हम्म। मेरे दादा, मतलब जैसे ना फेरी लगाने लगे तो मेरे दादा फेरी लगाते थे। तो ओके। फेरी लगा कपड़ों की? हाँ, कपड़ों की। वाह। तो फेरी लगा के कपड़ा बेचते थे। हम्म। उसका मेरे पापा 10th में पढ़ते पढ़ते कपड़े का काम सीखने चले गए थे हमीरपुर, ओके। यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर दूर। तब हम्म। बसें भी नहीं चलती थी उस टाइम पर। तो उन्होंने वहाँ पे कपड़े का काम सीखा। देन 2004 में मेरी माता जी ने कपड़े की दुकान करी, रिटेल शॉप।
2014 में मेरे पापा ने कपड़े की दुकान करी। तो पूरी कपड़ा, हाँ, फैमिली। फैब्रिक मेरे खून में है, लेकिन मेरे को इतना पता था कि ये बिजनेस लिमिटेड बिजनेस है। ठीक है, क्या होता है ना कि एक होता है इंसान की सोच है ना कितनी बड़ी है आपकी, तो कितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, हर इंसान के सपने होते हैं। अब क्या है कि जितने मेरे सपने थे वो तो मेरे माँ बाप ने पूरे कर दिए, है ना। जी। कि जितना पैसा मैंने लाइफ में देखना था, एक अर्ली स्टेज में मैंने अच्छा पैसा देखा। कि जब मैंने गरीबी भी देखी हमने बचपन में, है ना, वो टाइम भी देखा जब मेरे दादाजी फेरी लगाते थे, मेरे पापा वो कर रहे हैं। उसके हमने वो टाइम भी देखा जब मेरे पापा ने दुकान करी। उसके बाद हमने मतलब जो भी मन हुआ अच्छे कपड़े पहनने लगे हम, है ना, सब कुछ अच्छा, अच्छी एजुकेशन करी मैंने, चेन्नई गया, तो वो सब तो मेरे पापा ने कर दिया था। अब अगर मैं वापिस इसी दुकान पे आता हूँ, मैं वही बिजनेस कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं उतना ही कमा पाऊंगा जितना मेरे पापा कमा रहे हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मेरे दादाजी फेरी लगाते थे, मेरे पापा ने उसको बड़ा किया, मम्मा ने बड़ा किया, पापा ने बड़ा किया। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको और बड़ा करूं, लेकिन और बड़ा तो तब होगा ना जब कुछ इनफाइनाइट चीज होगी। तो फिर मेरे को लगा कि ये नहीं, कुछ सोचेंगे जब वो कोई चीज लग गई ना हाथ में कि इनफाइनाइट वाला बिजनेस आइडिया आ गया, तब मैं बिजनेस करूंगा, नहीं तो तब तक नहीं करूंगा। तब जो मेरे को साड़ी वाला आइडिया है तो मैंने पापा से शेयर किया। मैंने कहा पापा मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, एक साइड बिजनेस करते हैं, मैं आपको यहाँ से साड़ी भेजूंगा 300 वाली, है ना, वो हम वहां पे 700 रुपए में बेचेंगे। अब हिमाचल में जब जब साड़ियां बिकती थी उस टाइम पे, तब मेरे को पता है कि 2000 से कम साड़ी नहीं मिलती, ठीक है, हिमाचल में। तो मैंने कहा जब हम 700 की साड़ी बेचेंगे तो बिकेगी वो। पापा ने कहा कि जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, कोई साइड बिजनेस सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेरे कीड़ा लग गया था मेरे दिमाग में ना, तो फिर मैंने और स्टडी किया मार्केट को। फिर हमें पता चला कि ऑनलाइन में मतलब साड़ीज में कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि इतनी कैटेगरीज है इंडिया में कि मिलती नहीं है साड़ीज की, सिर्फ गिन के 3 या 4 कैटेगरीज। अब औरतों को पूछोगे उनको 5 से ज्यादा कैटेगरी के नाम पता नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे इंडिया में 50 से ज्यादा कैटेगरीज है साड़ी की, ठीक है, जो बनती हैं। तो मैंने कहा कि यार ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज तक किसी ने इसमें कुछ बड़ा क्यों नहीं किया। फिर हम निकल पड़े आइडिया पे काम करने में, मतलब डेली काम करने लगे। और करीब 15 जून 2021 को हमने ये आइडिया लॉन्च कर दिया। जिस दिन हमने लॉन्च किया, हम भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म थे जो सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को डिलीवर कर रहा था। जो बीच की चेन थी, इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है कि 300 की साड़ी जो 1500 की मिलती थी, बीच के प्राइस चेन की वजह से वो हमने काट दी चेन। अब साड़ी डायरेक्ट बनाने वाले से पहनने वाले तक जा रही थी, ठीक है, ये हुआ। दूसरा, हम पहला प्लेटफॉर्म थे जो 40 से ज्यादा कैटेगरीज को एक जगह पर बेच रहा था। तो 2021 में हमने लॉन्च किया और आज 2024 में हम एंटर कर चुके हैं, लगभग 3 साल होने वाले हैं। आइडिया मेरे को आया था फरवरी एंड में। ओके, तो बहुत जल्दी आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, बिकॉज ऑप्शन नहीं थी ना कोई भी और कि वेट करने की। तो आपने, मैंने सुना है काफी स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो कितने स्टार्टअप आपने शुरू किए? देखिए मैं तो दीवा ही करता हूँ रन, ठीक है, पर्सनली। लेकिन मेरा ये मोटिव है कि मैं हिमाचल में स्टार्टअप कल्चर लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो जॉब लेने से ज्यादा जॉब देने वाले बने, है ना। कि आप, अगर मैं, वही बात है कि अगर जॉब कर रहा होता मैं ना 1 लाख 1.5 लाख की मैं जॉब कर भी रहा होता तो उससे क्या हो रहा है, मेरा खुद का फायदा हो रहा है। लेकिन आज हम ज्यादा नहीं तो 50 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जो 50 से ज्यादा फैमिलीज जो है हमारे बिजनेस की वजह से चल रही हैं, तो वो एक बहुत सोशल इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं तो अभी भी अपना 1 लाख रुपया कमा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे लाख के साथ साथ बाकी 50 लोग और भी कमा रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो बड़ा सोचे, है ना, ये करने की सोचे, और उनको सोचने के लिए, ईज करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने एक स्टार्टअप शुरू करवाया, हैंडल। तो हैंडल इधर ही हिमाचल में हमारे प्रॉब्लम है, इधर शहरों में क्या घर घर खाना पहुंचता है, जोमेटो स्विगी ये सब काम करते हैं, लेकिन हिमाचल में ये चीजें इतना नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो हमने बंगाणा में एक शुरुआत करी हैंडल के नाम से। तो आज बंगाणा के लोग घर बैठे खाना, किराना और सब्जी जो है मंगवा रहे हैं हैंडल से। तो जिस तरह से जोमेटो खाना डिलीवर करते हैं, तो हैंडल भी सिर्फ खाना ही डिलीवर करता है या? नहीं, हैंडल वो हर चीज डिलीवर करता है जो बाजार में मिलती है, खाना, किराना, सब्जी, आपको जो चाहिए वो आप हैंडल से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हैंडल छोटे से गाँव बंगाणा में ही है, धीरे धीरे हम इसको आगे लेके जाएंगे। मैं चाहता था कि हम इसको ऊना में लेके जाएं, शहर में लेके जाएं, हमीरपुर में लेके जाएं, बट बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बिजी हूँ दीवा के साथ, इसलिए अभी मैं इतना इस पे जो है ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मे बी 6 महीने 7 महीने के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे पूरे हिमाचल में। तो दीवा में साड़ी की रेंज कितने से स्टार्ट होके लास्ट कितने तक है? अभी देखिए क्या होता है ना कि
इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ मैं कि कैसे प्राइस रेंज सेट की जाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि 300 की साड़ी 1500 में बिकती है, तो हम स्टार्टिंग में जो हम साड़ीज बेचते थे, हम शुरू 400 रुपए की साड़ी शुरू होती थी हमारी, और 2000 तक साड़ीज बेचते थे। तो जो एवरेज साड़ी बिकती थी हमारी, 1000 रुपए की साड़ी बेचते थे हम। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन में जब आप साड़ी बेचते हो तो आपको बेचने का खर्चा बहुत आता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने थोड़ा मार्केट सेगमेंट चेंज किया। अब क्या है, हर अलग अलग तरह का कस्टमर है मार्केट में। जो 1000 रुपए की साड़ी लेता है वो अलग कस्टमर है, जो 2000 की साड़ी लेता है वो अलग कस्टमर है, जो 4000 की साड़ी लेता है वो अलग कस्टमर है, जो 10,000 वाला वो अलग है। हर इंसान जॉब अलग अलग कर रहा है। जो 1000 रुपए की साड़ी ले रहा है वो हो सकता है घर में बैठा है, जो 3000 की साड़ी ले रहा है वो हो सकता है ऑफिस जा रहा है, जो 10,000 की साड़ी ले रहा है वो हो सकता है वो किसी कंपनी में टॉप पे काम कर रहा है, ऑफिसर्स है। तो क्या है, ये अलग अलग कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने अपने कस्टमर को समझा और हमने फिर रेंजेस चेंज करी। अब हमारी रेंज शुरू होती है 1000 रुपए से, 1200 रुपए से, और रेंज जाती है हमारी 15-20 हजार तक। लेकिन मेजर हम जो साड़ी सेल करते हैं वो साड़ी सेल करते हैं हम 2500-3000 रुपए में। और 2500-3000 हमारी एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो कि जनरली हमारी डेली बिकती है साड़ीज। ओके जी। तो आहूति के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया कि हम स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्ट किया, बच्चों लोगों से स्टार्टअप्स करवाए। तो हैंडल के बाद दूसरा स्टार्टअप हमने किया आहूति। तो ये आहूति क्या है, आहूति सनातन धर्म के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आज तक मतलब कोई भी एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके, क्योंकि वेबसाइट्स बहुत हैं, प्लेटफॉर्म बहुत है, लेकिन ये नहीं पता कि उस वेबसाइट के पीछे कौन खड़ा है, वेबसाइट के साथ कौन खड़ा है, और क्या नकली चीजें बहुत मिल जाती हैं फिर। अब आहूति के साथ मेरा नाम जुड़ गया। जब आहूति के साथ मेरा नाम जुड़ा है तो अब आहूति एक ट्रस्टेबल सोर्स बन गया किसी भी चीज के लिए। तो उसमें अब मेजरली रुद्राक्षास जो है वो हम देते हैं। तो आहूति में हम मेजरली रुद्राक्षास देते हैं, और रुद्राक्ष के साथ साथ फ्री कंसल्टेशन भी हम देते हैं, जिसमें कोई भी आके अपने बारे में जानकारी ले सकता है। अब क्या है कि लोग खुद से आ जाते हैं कि हमें 4 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, हमें 2 मुखी चाहिए, हमें 5 मुखी चाहिए। लेकिन क्या है, रुद्राक्ष ना आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको धारण करना चाहिए, तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादा बेटर जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। तो अब कुछ हम क्या है उस चीज के लिए कुछ चार्ज नहीं करते। कोई भी हमें मैसेज करता है तो हम पहले उनको कंसल्ट करते हैं कि आपके लिए रुद्राक्ष सही रहेगा, देन हम उनको रुद्राक्ष देते हैं। अच्छा, तो आहूति ऐप है आपकी या फिर? आहूति हमारी वेबसाइट है, आहूति इंडिया के नाम से, लेकिन मेजरली हम इंस्टाग्राम पर जो है वो सेल करते हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम पर क्या है, आपसे हमारी पर्सनल बात हो जाती है, तो हम वहाँ पे आपको अच्छे से कंसल्ट कर पाते हैं। जी। और दीवा की ऐप है आपकी अपनी? दीवा की ऐप भी है, दीवा की वेबसाइट भी है, thediva.com, और दीवा द ऑनलाइन साड़ी स्टोर के नाम से हमारा ऐप है। अच्छा, दीवा ऑनलाइन स्टोर के नाम से। ओके, तो सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आपने पढ़ी हो? फेवरेट बुक, मेरे को बुक्स का शौक नहीं है वैसे तो, क्योंकि मतलब इसके एक अलग फिलोसफी है मेरी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के बारे में पढ़ूंगा या किसी की लिखी हुई बुक पढ़ूंगा तो उसकी तरह बनने की या करने की सोचूंगा। तो जैसे आइडल्स होते हैं ना लोगों के, तो मेरा आइडल भी कोई नहीं है। क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा, फादर के अलावा, मदर के अलावा, उसके अलावा ऐसे कोई आइडल नहीं है कि मेरे को इसकी तरह बनना है। क्योंकि अगर मैं ऐसे टारगेट लेके मेरे को इसकी तरह बनना है तो मैं मैक्सिमम उतना ही बन सकता हूँ ना। मेरे को तो उससे भी ऊपर बनना है। तो मैं बनना चाहता हूँ कि मैं अंकुश बरजाता बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे को पढ़े कि यार मेरे को अंकुश की तरह बनना है, ना कि मेरे को किसी और की तरह बनना है। तो इसीलिए मेरे को ना बुक्स का भी इतना वो नहीं है, लेकिन मैं रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 बुक्स मेरे को फेवरेट लगती हैं। रामचरितमानस मैंने बहुत पढ़ी हुई है, आज मतलब 2011 से मैंने पढ़ना चालू किया था। हर साल एक बार पढ़ता हूँ मैं, और आज कितने साल हो गए होंगे, मतलब 13-14 साल हो गए। क्या सीखा आपने उससे? बहुत कुछ, बताइए। वैल्यू सीखी है मैंने, संस्कार सीखे हैं, बिजनेस सीखा है, लीडरशिप सीखी है, मैनेजमेंट सीखी है, सब कुछ मैंने रामायण से सीखा है। कैसे? एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप किस चीज को किस तरह से पढ़ रहे हो, है ना। पहली तो चीज है कि अगर वैल्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू श्री राम के कैरेक्टर से कितनी वैल्यूज हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस करना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बड़ा बनने के लिए सेक्रीफाइस करना हमेशा पड़ता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पहले नहीं बने, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तब बने जब उन्होंने घर छोड़ा, वो वन में गए। जब उनको अपनी बीवी को हर के ले गए, तो बीवी के लिए उन्होंने अपनी वाइफ के लिए उन्होंने इतने बड़े इंसान से पंगा ले लिया, है ना, रावण से, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो सेक्रीफाइस करके इंसान बड़ा बनता है, ये मैंने सीखा है। तो जब भी आप लाइफ में सेक्रीफाइस करते हो तो दुखी नहीं होना आता है, फेलियर से दुखी नहीं होना होता है। क्योंकि अगर आप फेलियर्स फेस कर रहे हो ना,
दैट मीन्स कि कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो वो मैंने वहां से सीखा है वैल्यूज। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मैंने श्री राम से भी लीडरशिप सीखी है, मैंने रावण से भी लीडरशिप सीखी है। रावण एक ऐसा लीडर है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है ना, बहुत कुछ, रावण को सब कुछ एक्सट्रीम चाहिए। रावण जैसा बनने वाला, रावण जैसा कोई हर कोई नहीं बन सकता ना, इतनी पावर है ना, उसको हर चीज सबसे ज्यादा चाहिए। उसको अब उसको अगर पैसा चाहिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास होना चाहिए, है ना। उसको पावर चाहिए, बल चाहिए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बल उसके पास होना चाहिए। और बीवी भी चाहिए तो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जो लड़की है वो मेरी बीवी होनी चाहिए। और पंगा भी लेना तो किससे लेना है, जो तीनों लोगों का स्वामी बैठा हुआ है विष्णु भगवान, उससे पंगा ले लिया। तो रावण वो कैरेक्टर है। और श्री राम दूसरी तरफ ऐसे हैं कि उनको सब कुछ देना है। जैसे रावण को हर कुछ लेना है ना, कि पैसा है तो सब मेरे पास हो, बीवी है अच्छी मेरे पास हो। श्री राम को सब कुछ देना है, राज्य मिला वो दे दिया, है ना। बीवी का त्याग करना पड़ा, तो हर चीज का सेक्रीफाइस श्री राम है। तो अगर इंसान को बहुत जल्दी ग्रो करना है कि लंका जितना मेरा राज्य हो, तो रावण से सीखना चाहिए। लेकिन अब उसको स्टेबल कैसे करना है, क्योंकि लंका तो मिल जाएगी लेकिन फिर डूब भी जाएगी ना। स्टेबल कैसे करना है वो श्री राम से हम सीख सकते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो, तब भी बिल्ड होता है वो। बोलने का मतलब है कि बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते होंगे, पर जिस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से गेन करते हैं, वो डिपेंड करता है। जी देखिए, मेरे को तो क्या लगता है कि लोग हमारे इन चीजों को, रामायण को या गीता को बोलते हैं मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी का मतलब कि ये शायद हुआ होगा, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये सत्यलॉजी है कि ये हुआ है। तो जो चीज हुई है, जो उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, तो उनसे हम सीखे ना, उनसे हम सीखे। आज की डेट में आप देखो, सर रतन टाटा मेरे को ऐसे लगते हैं जैसे श्री राम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लीडरशिप अगर हम माने तो श्री राम की लीडरशिप पूरी झलकती है सर रतन टाटा में। तो ये सब जब आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हो और उनके साथ अपना पर्सपेक्टिव मैच करते हो, तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो। ये कोई कहानी थोड़ा ना पढ़नी है हमें कि श्री राम ने, ये तो हमारे जो जो ये बुक्स है, ये रेफरेंसेस है, ठीक है। ये रेफरेंसेस है कि आपको लाइफ में क्या करना है और किस तरह से करना है। तो ये यहाँ से हम सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पर्सपेक्टिव बिल्ड किया है। रामायण में हनुमान जी के कैरेक्टर से आपने क्या सीखा? हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा है। हनुमान जी ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने लीडर, अपने जो कैप्टन है, कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। एक अच्छा टीम प्लेयर जो बनना जो है इंसान, हनुमान जी सीख सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी कंपनी में क्या रहता है, हम एक एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जब भी हमें किसी भी कंपटीशन को खत्म करना है, जैसे मान लीजिए एक बाजार में दो दुकानें हैं, है ना। तो दो दुकानें हैं, तो एक दुकान की अगर मान लो एक दुकान की सेल कम चल रही है, तो अगर उसको अपनी सेल बढ़ानी है तो क्या है, दूसरे की कम करनी पड़ेगी। तो दूसरे की कम करने के लिए हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वॉट एनालिसिस वो हनुमान जी ने किया था जब वो लंका में गए थे। जब वो लंका में गए थे, आपने सुना होगा कि पहले उन्होंने क्या, पूरी लंका को देखा एक जगह पे बैठ के, तो चोटी पे बैठ के बैठे उन्होंने पूरी लंका को देखा। फिर उसके बाद वो रावण के कक्ष में गए, उन्होंने रावण को देखा कि रावण कैसे कैसे जो है वो क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने, हम वहां पे अशोक वाटिका में वो रुके थोड़ी देर। वो चाहते तो सीधा नहीं जा सकते थे, पहले उन्होंने वेट किया, पेड़ के ऊपर छुप के उन्होंने सब कुछ देखा, है ना। देन वो आए, उन्होंने माता जी को प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने लंका उजाड़ी, है ना। उसके बाद वो फिर रावण के दरबार में गए, फिर उन्होंने पूरी लंका जलाई, फिर वो आए। अभी पूरे इंसिडेंट में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने पहले स्वॉट एनालिसिस किया। उन्होंने पहले पूरी कंपनी को देखा, ठीक है। वो लंका को मैं एज अ कंपनी मानते हैं, उन्होंने पूरी कंपनी को देखा कि यहाँ कितनी बड़ी कंपनी है। तो उसके बाद वो गए लीडर के कक्ष में, उन्होंने देखा कि लीडर की स्ट्रेंथ क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। तो उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ देखी पहले, ठीक है। उसके बाद वो गए अशोक वाटिका में, वहां पे फिर उन्होंने देखा कि वीकनेस क्या है, इसकी कमी क्या है, उन्होंने वीकनेस देखी। फिर जैसे उन्हें समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो नीचे उतरे, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलके उन्होंने अपॉर्चुनिटी में वहां पे अशोक वाटिका उजाड़ी। वो अपॉर्चुनिटी थी तो वो रावण से मिले, ठीक है। रावण के सामने आए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देख के देखा कि थ्रेट्स क्या क्या है, यहाँ पे कितने लोग जो है वो मारने वाले लोग हैं, वो सबका मुआयना किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये होता है स्वॉट एनालिसिस, जो सबसे पहले हनुमान जी ने किया था। तो ये मैंने सीखा है वहां से। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की आपने। तो मतलब रामायण पढ़ के इसको पूरा लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने ये। तो आप गेम भी करते हो, गेमिंग खेलते हो? मैं तो आजकल समय नहीं मिलता है, लेकिन बैडमिंटन खेलना पसंद है मेरे को, क्रिकेट पसंद है, और मोबाइल गेमिंग तो उतना पसंद नहीं है। मतलब
समय ही नहीं है इतना नहीं, करने का। जैसे लोग जैसे क्रिकेट पसंद करते हैं, कोई कबड्डी, आपको कौन सा गेम पसंद है? क्रिकेट और बैडमिंटन। ओके। मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ वैसे तो, लेकिन बैडमिंटन और जैसे क्रिकेट। लोग बड़े क्रेजी होते हैं ना कि टीवी देख के खोल के बैठे हैं, क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं। मैं ऐसा कोई दीवाना दीवाना तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं MS धोनी का एज अ पर्सन मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। नॉट एज अ कि मतलब उनकी जो जर्नी रही है, मतलब मैं हम्म उनसे रिलेट करता हूँ कि वो बहुत काम पर्सनैलिटी है जैसे, है हम्म ना, और कैसे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज है। तो हम्म। मैं लीडरशिप क्वालिटीज उनसे सीखता हूँ ओके जी, लेकिन ऐसा कोई दीवाना दीवाना वाली बात नहीं है। ओके। नहीं, मैं मैक्सिमम लोगों से मिलती हूँ तो सभी यही कहते हैं कि क्रिकेट, मुझे लगता है मुझे ही क्रिकेट पसंद नहीं, बाकी सबको नहीं नहीं, क्रिकेट ऐसा नहीं पसंद है है। कि पसंद नहीं है, क्रिकेट तो पसंद है, लेकिन दीवानापन की, हाँ हम्म कि आज मेरे को मैच देखना है, हम्म मैं देखे बिना सो नहीं सकता, शायद कहीं बाहर हूँ तो आके मैच देखा, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन आपने कहा कि मैं अपना आइडियल अपने पापा मम्मी को मानता हूँ, जी तो क्या कहते हैं ना, एक फॉरेटे, एक स्पेशल क्या गुण है उनमें जो आपको अच्छा लगता है? वैसे तो चलो माता पिता बहुत जी ही जी, रिस्पेक्टेबल और बहुत प्यारे होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि यूनिक है, अलग है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अ, मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी फेरी लगाते थे। हम्म अब एक फेरी लगाने वाले का घर देख लो अब कैसा होता होगा, है ना। हम्म तो वहां से यहाँ पे आना, हम्म इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है ना। हम्म तो ये मेरे मम्मी पापा की देन है ना, मेरे हम्म दादा दादी की देन है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो हम्म, मैंने वो मेहनत देखी है, तो ओके। अब मैंने वो चीज अपने आंखों से देखी है। हम हम्म लोगों की कहानियां किताबों में पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, हम्म लेकिन मैंने इनकी जर्नी अपनी आंखों से देखी है कि कैसे एक इंसान जिसके पास मतलब घर आने तक का किराया नहीं होता था, मेरे हम्म, पापा के पास, तो मेरी मम्मी अपने यहाँ पे नीचे ढाबा था मेरे दादाजी का, ओके। तो वहां पे वो काम करते थे अपने ढाबे पे, तो उनको हर दिन क्या 1 रुपया मिलता था, ऐसा कुछ कहते हैं वो। हम्म 15 दिन में 15 रुपए इकट्ठे होते थे, तो उस टाइम पे बंगाणा से मीरपुर का किराया था 15 रुपए आने जाने का। हम्म तो तब वो 15 रुपए इकट्ठे थे, तब वो पापा को बुलाते थे कि अब किराया हो गया है। तो हम्म फ्रॉम देयर टू हेयर की मैंने मतलब चेन्नई में स्टडी करी, 25-30 लाख रुपए एजुकेशन पे लगा। अब हम मतलब एक लेविश लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ। हम्म तो वो यहाँ से वहां तक की जो जर्नी है ना, वो उन्होंने मेरे को दी है ना, हम्म तो मैंने उनको अपनी आंखों से देखी है वो जर्नी। हम्म तो फिर अगर मैंने वो चीज आंखों से देखी है ना, तो मैंने हर चीज देखी है, अप्स डाउन्स देखे हैं, अप्स देखे हैं, हम्म तो वो मेरे को हमेशा याद रहती है चीज, और वो मेरे को ग्राउंडेड रखती है हमेशा। और हम्म इतना सब अचीव करने के बाद भी ग्राउंडेड रहना, ये हम्म। मैंने अपने मम्मी पापा दोनों से सीखा है, और प्यार करना मैंने मम्मी पापा से सीखा है। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है लाइफ में आगे? लाइफ में प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं। कोई और स्टार्टअप भी आप नहीं नहीं, अभी स्टार्टअप मैं अभी नहीं कर सकता अभी, मतलब बिकॉज दीवा बहुत बड़ा, मतलब दीवा में बहुत बड़ा अप आने वाला है, तो इसलिए मेरे को अगला पूरा 2024 उसी के लिए फोकस्ड है। लेकिन हाँ, मैं स्कूल्स के लिए, हमारे दिमाग में एक प्रोजेक्ट है, मतलब मेरी बात चल रही है किसी के साथ, तो हम स्कूल्स के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं स्टार्टअप, तो वो हम करेंगे। लेकिन अभी कुछ नया अनाउंस नहीं करना है। अब इस साल सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे कि हमने क्या क्या 2023 में किया है, तो उसके रिजल्ट्स आपको 2024 में दिखने वाले हैं। जैसे अपने होम टाउन आप वापिस आते हो, जी। तो जब छोटे थे या फिर एजुकेशन ले रहे थे, या एजुकेशन के बाद जॉब के लिए आप हम्म जॉब ढूंढ रहे थे या कर रहे थे, तब में और हम्म, अब आप एक कंपनी के या मतलब एक ऑनलाइन स्टोर के ऑनर हो, जी। तो लोगों के व्यवहार में क्या फर्क आपको नजर आया? ये फर्क तो डेफिनेटली लोगों के व्यवहार में आता है। हम्म ठीक है, अब अगर मैं जॉब कर रहा होता तो एक अलग पर्सपेक्टिव, लड़का नौकरी कर रहा है, हम्म अब मैं खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ लोगों को, तो क्या है, एक रिस्पेक्ट फैक्टर जो है वो मिलता है। हम्म ठीक है, और मेरे में ये बात है कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा हूँ, मैं हम्म सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सबसे पाँव छूता हूँ, है ना। हम्म तो मेरे से लोग पहले भी प्यार करते थे, हम्म अब भी उतना ही प्यार करते हैं। हम्म बस फर्क इतना है कि जो लोग मेरे से शायद पहले बात ज्यादा नहीं करते होंगे, वो भी अब मेरे से अच्छे से बात करते हैं, है ना। हम्म और बाकी कोई इतना कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। अपने जो गांव है ना हिमाचल, तो ये हम पहले से स्वीट है, हमारे हम्म लोग पहले से ही ऐसे हैं कि उनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम्म लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्ट फैक्टर आता है कि सब सब बात करना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं, हम्म और सब चाहते हैं कि मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ, हम्म तो वो लोग मेरे को बताते हैं, तो मैं वो ट्राई भी करता हूँ कि मैं जितना हो सकता है उतना करूँ। तो हम्म ये फर्क आया है। अभी स्कूल्स में कभी गेस्ट बुलाया जाता है, किसी इवेंट में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, तो वो फर्क आया। अगर मैं नौकरी कर रहा होता या और कुछ कर रहा होता तो शायद लोग नहीं बुलाते।
ये छोटा सा फर्क शायद आया होगा। अच्छा, जी आप इंडिया के काफी कोनों में घूमे हैं। जी, लगभग अ, मैं नॉर्थ ईस्ट छोड़ के सारा इंडिया घूमा है मैंने। और अभी सुना है कि दुबई जाके भी आए हैं। दुबई भी जाके आए हैं। तो हिमाचल और अदर स्टेट जो इंडिया की, आपको हम्म। क्या हिमाचल में कुछ लगा कि अलग है, हमारी स्टेट कुछ मायनों में अलग है? देखिए क्या होता है ना कि अब मैं अपनी स्टेट से हूँ, मेरे को तो प्यार ही है इसी से, ठीक है, हम्म, लेकिन क्या है कि बहुत सारी कमियां भी है हम में, हम्म, अच्छाइयाँ भी बहुत है। हम्म, अच्छाइयाँ हैं कि बहुत प्रदूषण जरा भी नहीं है, हमें मास्क लगा के हाँ, घूमने की जरूरत नहीं ट्रू। पड़ती। ठीक है, तुम दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में सबको पता है कितना पोल्यूशन है। दूसरा, नेचर से हम बहुत क्लोज है, हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, है ना। हम्म, ये सबसे बड़ी बात है हिमाचल की, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं ना। हम्म, यहाँ के अगर किसी से रास्ता पूछेंगे वो सही बताएगा। और हम्म, दूसरा है कि हिमाचल स्लो स्टेट है। स्लो स्टेट एज इन की जैसे शहर होते हैं तो उनको भाग लगी दौड़ लगी हुई है कि कमाना है, ये करना है, वो हम्म, करना है। लोगों के पास फैमिली में बैठने का टाइम नहीं है। हम्म, लेकिन ये स्लो स्टेट है, यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास टाइम है अभी भी। हम्म, चाहे लोग बोलें कि अरे टाइम नहीं है ना, लेकिन लोगों के पास टाइम है। लोग आज भी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, फैमिली वैल्यूज लोग जानते हैं, लेकिन ये शहरों में नहीं है इतना। शहरों में ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए। और रही कमियों की बात करें, अब देखिए, अब जो स्लो स्टेट है तो नुकसान भी होंगे उनके। कमियां हैं कुछ एजुकेशन में, मेरे को लगता है कि अभी भी हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। एक्सपोजर, स्टार्टअप की मैं बात करता रहता हूँ हमेशा ही। हमारा पड़ोसी स्टेट है पंजाब। पंजाब में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, है ना, इतना सा स्टेट है। लेकिन हिमाचल में आज भी सिर्फ 150-200 स्टार्टअप्स हैं। तो इकोनॉमी हमारी जो है ना, वो इकोनॉमी स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, बिजनेसेस के ऊपर, ना कि टूरिज्म के ऊपर, है ना, या फिर ना कि हमारे बागवानी के ऊपर। हम जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है वो तो चल ही रही है, हम कुछ नया हमें लेके आना चाहिए हिमाचल में, और वो हो सकता है जब हम ऑन्टरप्रेन्योर्स यहाँ से बिजनेसेस को तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, मे बी कोई ऐसा लीडर आएगा या कोई ऐसा आएगा जो इस चीज की बात करेगा या इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेगा, तो शायद वो बड़ा चेंज आएगा और हम फिर इस मामले में भी सबसे आगे हो जाएंगे। ओके। चलो चलो पूछो। रामायण की बात की हाँ कुछ देर जी। पहले, और महाभारत और गीता की भी बात की जी आपने। जी। तो रामायण का तो आपने बता दिया मेरे को लॉजिकली, हाँ तो अब मेरे को दिमाग में वो हो रहा है हाँ ना, हाँ। स्टिंग हो रहा है, और मतलब कि महाभारत और गीता के बारे में क्या सोचते होंगे आप? महाभारत के बारे में तो कुछ नहीं सोचता, ठीक है। ओके। महाभारत तो लड़ाई है, महाभारत हम्म, है ना। मैं गीता के बारे में श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, है ना। हम्म, श्री कृष्ण को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, भाई मानता हूँ। हम्म, बिकॉज हम ना जो जैसे ऑन्टरप्रनोर्स हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमारे सर्कल बहुत छोटा होता है हमारा। हम्म, मतलब हमें जानते बहुत लोग हैं, लेकिन दोस्त बहुत कम रखते हैं हम, या होते ही कम है, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है, फोन करने का हम्म, किसी को टाइम नहीं है। हम्म, तो हमारे पास अपना सिर्फ ऊपर वाला है। तो मेरे लिए तो ठाकुर जी है ना, श्री हम्म, कृष्ण ने है। हम्म, और वृंदावन जाता रहता हूँ मैं। हम्म, और जब भी मौका लगता है बुला लेते हैं। वो अभी 10 दिन, मतलब एक हफ्ता पहले वृंदावन में था। हम्म, फिर दिसंबर मंथ में मैं वृंदावन में था, मैंने अपना साल खत्म किया वृंदावन में। हम्म, और अभी दोबारा जाने का प्लान बन रहा है। हर साल वृंदावन में भागवती करवाते हैं हम। तो बहुत कुछ सीखा है श्री कृष्ण से। और मेरे अंदर आपको कैरेक्टर भी दिखता होगा थोड़ा बहुत श्री कृष्ण की तरह, जैसे गोपियों के बीच में रहना। हाँ, मतलब मॉडल्स के बीच में मेरी अच्छा। मम्मी मेरे मम्मी बहुत चिढ़ाती है मेरे को हम्म, कि बहुत ऐसे कृष्ण बन रहा है गोपियों हम्म, के बीच में। वीडियो देखते रहो मेरी मॉडल्स के साथ, तो तो बहुत मजाक करते चिढ़ाती है, होंगे। मजाक मजाक करते हैं। लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है श्री कृष्ण से, हम्म, बहुत ज्यादा उनकी स्टोरीज और हम्म, उनकी लीलाओं के बारे में। तो उनका भी पर्सपेक्टिव मैं ऐसे लेता हूँ, बिजनेस में ही लेता हूँ उनकी भी, ओके। कि हम्म, बहुत सारी बातें। कौन सी बात बताएं आपको हम वृंदावन में। हम्म, वृंदावन की स्टोरी बताता हूँ आपको, हम्म, कि जब मैं वृंदावन गया था पहली बार, ठीक हम्म, है, तब मैं अकेला गया था। मेरी फैमिली गई थी सारी वृंदावन भागवत के लिए, हम्म, लेकिन मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। मैं तब चेन्नई में पढ़ता था, मेरा बहुत मन था और मैं बहुत हर्ट हुआ था कि मैं नहीं जा पाया। तो जब मैं स्टार्टअप शुरू किया था, मैंने स्टार्टअप का आइडिया आया था मेरे को दीवा का, तब मैं सबसे पहले मैंने वृंदावन में गया था कि मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले सुकून चाहिए। तो मैं वृंदावन में गया, अकेला घूमा मैं, करीब 4-5 दिन में वृंदावन में घूमा। उसके बाद मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया साड़ीज के लिए, हर जगह पे मैन्युफैक्चरर से मिला। तो मैं पहली बार गया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, हम्म, ठीक है। एक जॉब थी वो छोड़ के आया था मैं, हम्म, घर वालों को भी बताया था, लेकिन एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा था, पता नहीं था क्या होगा। उसके बाद मैं दोबारा गया, है ना, उसके बाद फिर से गया। अभी जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो क्या है, मैं जब मैं बहुत ज्यादा ब्लिंग लाइफ जी रहा था,
बहुत ज्यादा सोन मतलब गोल्ड, दुबई और गाड़ियां महंगी, ये सब मतलब उस तरह की लाइफ जी रहा था मैं। लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो ना मैंने कोई अंगूठी पहनी थी, ना घड़ी पहनी थी, ना कोई लेविश लाइफस्टाइल वाले कपड़े पहने थे, धोती पहनी थी और कुर्ता पहना था। उसका रीजन यही था कि जब मैं वृंदावन में आया था पहली बार, तब भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भी आया हूँ तो आज भी मैं ऐसे आया हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो उनका दिया हुआ है। तो जिसने वो सब कुछ दिया है उसके सामने शो ऑफ करके क्या फायदा, है ना। उसका ही तो है सब कुछ। तो फिर मैं थैंक्स गिविंग के लिए वृंदावन गया था। ग्रेटिट्यूड। क्रेडिट कि सब सब मतलब मेरे को लगता नहीं है कि ये जो चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं वो मैं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि यही मेरे को मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ऑल बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि पूरी दुनिया मेहनत कर रही है ना, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया मेहनत कर रही है और मैं भी मेहनत कर रहा था। लेकिन 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से चीजें चेंज होने लग गई। तो ये सब सब जब उसकी मर्जी होती है ना तब होता है। तो हाँ वृंदावन के बारे में क्या, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं वृंदावन का, और कुछ दिन पहले तो एक मूवमेंट ही स्टार्ट हो गया था कि हाँ वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। तो क्या वृंदावन में ऐसा, मैं नहीं गई हूँ वृंदावन अभी, अच्छा। तो क्या खास है वहां पे ऐसा? वृंदावन बस एक वो मेरे को पूरा तो नहीं याद आ रहा कि एक लाइन का एंड है कि वृंदावन को छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है, कि जो बंदा वृंदावन जाता है ना उसकी ये इच्छा खत्म हो जाती है कि मेरे को स्वर्ग जाना है। क्योंकि वृंदावन धरती पे स्वर्ग है। जब आप वृंदावन चले जाते हो, वृंदावन आप सिर्फ, अभी मैं रिसेंट की बात बता रहा हूँ, हम सुबह 5 बजे वृंदावन पहुंचे, ठीक है, और आधी रात को 12 बजे वापस आ गए। सिर्फ इतनी देर का ट्रिप था, ठीक है। लेकिन जब हम वापस आए, मेरे साथ एक लड़का गया तो पहली बार वृंदावन गया, उसने मेरे को यही चीज बोली कि भाई ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं 1 हफ्ते से वृंदावन में थे और आज आ रहे हैं। तो वो है वृंदावन कि आप 1 घंटा, अगर एक आधा घंटा भी आपने वृंदावन में गुजार लिया ना तो आपको लगेगा कि मेरे को यहाँ से जाना नहीं है। वो है वृंदावन। वृंदावन में हर जगह पे राधे 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 होती है, हर जगह पर। तो ये भजन इसलिए तो नहीं है, वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वापस नहीं आऊंगी, वापिस नहीं आ कोई सकता यही वहां वाली से। फीलिंग है? मतलब वहां से कुछ, मतलब इतना ज्यादा वहां पे हम फील करते हैं उस जगह को कि वापस आने का दिल नहीं करता है। वृंदावन प्यार की जगह है, ठीक है। वृंदावन में हर जगह पे प्यार है, हर कण कण में, हर दुकान में, हर इंसान में, जो वहां के ब्रजवासी हैं उनमें, हर हर इंसान की वाणी पे प्यार है और हर इंसान की वाणी पे राधे राधे है। तो उस जगह से प्यार कैसे ना हो किसी को? जब आप एक बार जाओगे वृंदावन तब आप समझोगे कि वृंदावन में क्या है। प्यार। प्यार प्यार आपने है, कहा, प्यार है, प्यार क्या है। है प्यार? प्यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। प्यार, प्यार ये तो बहुत बहुत सही कहा आपने। प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब बताओ थोड़ा सा। देखो मेरा मतलब मेरा फिलोसफी ये है कि प्यार करना तो मैंने देखो मेरे माँ बाप से सीखा है, ठीक है। और प्यार जो कहते तो सुना ना, प्यार एक बार होता है। प्यार एक बार नहीं होता, प्यार बार बार होता है, ठीक है। नहीं, लेकिन प्यार कोई लवर वाला नहीं पूछ रही मैं। मैं प्यार पूरा हाँ। ऑन होल ही प्यार हाँ। बता रहा हूँ आपको कि प्यार एक बार नहीं होता, प्यार बार बार होता है। और एक तरह का प्यार एक ही बार होता है, ठीक है। एक तरह जो प्यार आप अपनी माँ से करते हो वो अपने पिताजी से नहीं कर सकते, और जो आप अपने पिताजी से करते हो अपनी बहन से नहीं कर सकते। और जो प्यार आपके स्कूल में आपको हुआ होगा वो प्यार आप अपनी बीवी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अलग तरह का, हर तरह का प्यार अलग अलग रहता है। तो ये है प्यार, ठीक है। और प्यार वो है जिसमें आपको कोई इच्छा नहीं होती सामने वाले से, एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल जो होता है वो प्यार होता है। कंडीशंस होगी तो प्यार नहीं होता। सेम चीज मतलब श्री राधा कृष्ण के बात करते हैं तो जो उनका प्यार है ना, बस वहां से प्यार सीखना है कि यार श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे ना, एक इंसान का कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है जब उसका प्यार मतलब दूर होता है। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो श्री कृष्ण वृंदावन में थे बांके बिहारी, ठीक है। श्री कृष्ण ऐसे थे पूरा जोली नटखट, है ना, और भोले, और कितनी चीजें हम सुनते हैं एंजॉयमेंट वाले, है ना। हैप्पीनेस में रहते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण वहां से छोड़ के मथुरा गए, है ना, तो मथुरा में कृष्ण अलग है, मथुरा में अलग है, द्वारका में कृष्ण अलग है, द्वारका में चक्रधारी कृष्ण है, ठीक है, जो चक्र है। और वृंदावन में जो कृष्ण है वो बांसुरी वाले कृष्ण है। बांसुरी प्यार का रिप्रेजेंटेशन है और चक्र जो है लीडरशिप का रिप्रेजेंटेशन है। तो प्यार और प्रोफेशनल, इन दोनों को कैसे मैनेज करना है ये श्री कृष्ण से सीख सकते हैं हम। कैसे श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में प्यार की बातें करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और कैसे द्वारिका में इतनी बड़ी द्वारिका चला रहे हैं और चक्र से कंस को मारते हैं। अच्छा, एक बात है, शिव और पार्वती की हम शादी देखें तो
लव मैरिज ही है। जो पार्वती के पापा थे वो जी कहाँ शिव से शादी करवाना चाहते थे, जी जी जी। है ना। तो लव मैरिज है। है। और अपने कृष्ण जी को देखें, हम्म चलो राधा से कहते हैं लोग कि प्यार था या था, सच ही है, हम्म। हम उनको मानते हैं। रुक्मिणी जी को उन्होंने भगा लिया था, जी। है ना। तो आजकल लोग लड़के जैसे भगाते हैं लड़की है। और लव मैरिजेस करते हैं। तो है। बाकी स्टेट में भी खैर होता है, हिमाचल में बड़ी दिक्कत हो जाती है सबको। है। तो क्या लगता है ऐसा ऐसा क्यों, मतलब क्या है ये? देखो। देखिए ना, एक तरफ तो हम सुबह शाम बोलते हैं शिव पार्वती की पूजा करेंगे, कृष्ण की, और दूसरी अब ऐसे हमारे यहाँ भागवत होती है, लोग कथाएं सुनते हैं, हम्म पर क्या करते हैं, उससे उठ के काम कैसा करेंगे, पूरा रावण और कंस वाला, हम्म। और हम ताड़ियां लगाएंगे। तो मतलब जी लोगों के जो, ये हिमाचल में भी है, हम नहीं जी कहेंगे जी। कि पंजाब में ही है या राजस्थान में या हरियाणा, ये हर जगह ये चीज लोगों का जो कर रहे हैं हम्म। या बोल रहे हैं, उससे ठीक अपोजिट उनका वर्क होता है। हम्म। तो क्या लगता है आपको इस पे? देखो, इसमें दो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हम्म, पर्सपेक्टिव ये है कि श्री कृष्ण ने अगर रुक्मिणी को भगाया तो क्यों भगाया, पहले तो क्यों पता होना चाहिए, हम्म। ठीक है। वो दूसरी तो चीज उन्होंने है, लेटर लिखा था जो पूरा। राधा कृष्ण वाली बात है, वो हम्म, राधा कृष्ण वाली बात ये है कि श्री राधा और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, हाँ, एक ही ठीक है, है। वो दोनों एक ही हैं, हम्म, तो सेम एनर्जीज हैं। हम्म, लेकिन राधा श्री कृष्ण से तो बहुत ऊपर है। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, राधा 64 कला संपूर्ण है, 4 गुना उनसे बड़ी है वो। और एक वो आता है कि, वाह, ये फैक्टर मुझे नहीं था पता, आपसे पता चला मैं मुझे। आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, चलो, छोटी हम्म, सी कहानी मैंने कल कही सुनी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार नारद जी मिलने आए द्वारिका में श्री कृष्ण से, हम्म, ठीक है। तो श्री कृष्ण से मिलने आए तो द्वारिका में महलों में देखा कि श्री कृष्ण नहीं है, सारा परिवार उनका ढूंढने लग गया। हम्म, महल के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के अंदर देखा तो श्री कृष्ण वहां पे आंखें बंद करके ध्यान में मगन थे। हम्म, नारद जी ने सोचा कि पूरी दुनिया इनका ध्यान कर रही है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने शिव जी भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, सब देवता वहां पे पहुंच गए झोंपड़ी के बाहर। हम्म, अब जब नारद जी ने उनके कान के पास जाके देखा तो उन्होंने क्या सुना, श्री कृष्ण वहां पे बैठ के राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, पूरी दुनिया जिसका जाप करी है वो राधा नाम का जाप कर रहा है, ठीक है। हम्म, वो है रिस्पेक्ट और जो प्यार श्री कृष्ण का है, ठीक है, जो हाँ। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं अपने कल्चर की बात करूँ तो हम तभी ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर, तभी रुक्मिणी जी राधा को देखने चली गई थी कि ऐसा क्या है। ऐसा क्या है, क्या? तो वो है राधा और वो हम्म, है श्री कृष्ण, ये है दो, मतलब ये बहुत ही, ना ये वो बातें जो शायद हम ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, पर ठीक ये है। भी चीज है ना कि रुक्मिणी हेट नहीं करती थी राधा से, और अपने यहाँ कुछ ऐसा हो जाए तो मतलब दूसरा पर्सन हेट करने लग जाता है। अरे क्योंकि वो कहानी अलग है ना, देखिए क्या है हम्म, कि हम जो अभी आगे ना यूट्यूबर्स और ये सब ने वो कहानियों को पलट दिया है बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप डेप्थ में कहानियां पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। हम उस कल्चर से आते हैं, अभी जैसे क्या धीरे अंग्रेजों और मुगलों के बाद है ना, हमारा कल्चर बहुत खराब हुआ है, ठीक है। हमारे हम्म, कल्चर पे ये जो चीजें लगी है ना, ये बाद में हुई है। लेकिन हम्म, हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे विमेन को प्रायोरिटी दी जाती है, औरतों को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ आज भी राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है और कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे हम उसी कल्चर से आते हैं जहाँ पर एक स्त्री की रक्षा के लिए श्री राम ने इतना बड़ा युद्ध कर दिया था, ठीक है। हम उसी कल्चर से आते हैं जहाँ पे महाभारत हो गया द्रौपदी के लिए। तो हम, ये हमारा कल्चर, लेकिन मुगलों के आने के बाद, अंग्रेजों के बाद क्या है, वो कल्चर बदला है। और वो कल्चर बदलने के बाद क्या हुआ, हमने स्त्रियों को, लड़कियों को नीचे कर दिया है, पीछे कर दिया है, हम्म, ठीक है। नहीं तो आज भी हम दुर्गा की ही पूजा करते हैं। आज हम्म। भी जब कुछ भी घर में होता है सबसे पहले दुर्गा माँ को मनाया वही मैं जाता है। बोल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि लोग बोलते हैं और करते हैं। बोलते और नहीं है, ये क्या हुआ है कि ये अंदर घुस चुकी है ना चीज, उनकी गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। लोगों की सोच अच्छी है, लेकिन क्या है कि अब ये कोई चीज अगर परमानेंट चली आ रही है ना, तो ट्रेडिशन उसको बन गई है। चेंज करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे अभी होगा, चेंज आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं ना, क्योंकि अब राम मंदिर बन रहा है, हम्म, तो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम दोबारा कल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समय हम्म, लगेगा। लेकिन क्या है कि नए जो यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया पे फेक जो सनातनी लोग हैं, इन्होंने चेंज कर दिया बहुत ज्यादा, कि हम सिया राम वाले लोग हैं जो राम से पहले सीता का नाम लेते हैं और हम्म, कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। लेकिन आज के जो लोग बन रहे हैं, फेक जो लोग, नकली जो लोग हैं, वो पहले खुद को सबसे, अरे औरतों ने ऐसे कैसे कर दिया। हम्म, तो हमें खुद के कल्चर को अगर हम इतना प्रमोट करने लग जाए ना, हमें विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म, बहुत बातें हैं, मतलब
कल्चर की हम बातें करने लग जाएंगे तब तो पूरी दिन निकल जाएगा, तब भी बातें खत्म नहीं होंगी। और बिल्कुल। विमेन एम्पावरमेंट की बातें करने लगे तब भी खत्म नहीं होगी। हम्म। बस बात ये है कि लोगों को समझने की जरूरत है, धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। मैं क्या कौन होता समझाने वाला। लेकिन हाँ ये है कि फेक दुनिया के सामने दिखावा करना पूजा नहीं होती, है ना। हम्म। अपने कल्चर को पढ़ो, अपने देव जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो उनके बारे में पढ़ो, फिर जाके फॉलो करो। और भगवान को भगवान नहीं, भगवान को अपना यार बनाओ। मैंने तो यार बना के रखा हुआ है। जब दिल करता है भगवान को बोलते हैं कि भाई दिक्कत है। मैं कभी काम नहीं बताता अपने भगवान को, आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को ये चाहिए। बिकॉज बिजनेस थोड़ी करना भगवान के साथ, बंदा दुनिया का करेंगे। भगवान का रिश्ता है अपना यार, कि जब भी अच्छा फील होता है तब उससे शेयर करते हैं, जब बुरा फील होता है तो शेयर करते हैं। दैट्स इट। ये है। तो अपने पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं अंकुश जी, यस और आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों।